अब हम लोग बात कर रहे हैं साउंड के स्टैंडिंग वेव का। तो दो टाइप का ऑर्गन पाइप पे हम लोग बात करेंगे, एक जो दोनों एंड पर ओपन है और दूसरा एक एंड पर क्लोज्ड है और दूसरा एंड पर ओपन है। स्टैंडिंग वेव ऑफ sound in organ pipes. Case 1. Open at both ends. दोनों एंड पर ओपन है। दूसरा हम लोग केस कंसिडर करेंगे कि एक एंड पर ओपन है और दूसरा एंड पर क्लोज्ड है, और ये सारा कैलकुलेशन हम लोग को एकदम उसी के सिमिलर दिखने वाला है जो हम लोग स्ट्रिंग वाला केस 2 डिस्कस किए थे। तो देखते हैं। ये ऑर्गन पाइप हो गया 1 2 3। अब यहां पर क्या है ऑर्गन पाइप में, समझना, ये दो टाइप का ऑर्गन पाइप है। इन दोनों को हम लोग डिस्कस करने वाले, दोनों एंड पे ओपन, एक एंड पे ओपन एक एंड पे क्लोज्ड। अब यहां पर क्या है, जैसे रस्सी में ये जो फिक्स्ड एंड था ये नोड बनता था। क्यों नोड बनता था? क्योंकि ये पॉइंट तो कंस्ट्रेंट में ये ऑसिलेट कर ही नहीं सकता है, बंधा हुआ है, और जो ओपन एंड आ जाता था वो एकदम फ्री होके ऑसिलेट कर सकता है, एंटी नोड बनेगा। ऑर्गन पाइप में क्या हो रहा है, ध्यान रखो, अब यहां पर साउंड वेव का बात हो रहा है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो ऑसिलेशन जो है वो इस प्रकार होने वाला है। वेव ऐसे ट्रैवल करेगा तो ऑसिलेशन इस प्रकार होगा। तो अगर ऐसे होगा ना, तो जो क्लोज्ड एंड है, यहां वाला पार्टिकल के पास, ये तो कंस्ट्रेंट में आ गया, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने के लिए इसके पास जगह ही नहीं है, तो ये बंधा हुआ है, तो क्लोज्ड एंड जब भी आएगा तो कैसा बनेगा, नोड, जैसा कि यहां हो रहा था। और जो ओपन एंड आ गया, ओपन एंड वाला पार्टिकल फ्री है एकदम ऑसिलेट करने के लिए, तो ये ओपन एंड वाला कैसा बनेगा, एंटी नोड। क्लोज्ड एंड वाला नोड बनेगा, ओपन एंड वाला एंटी नोड। तो इसमें ये दोनों साइड में एंटी नोड और इसमें एक साइड में नोड, एक साइड में एंटी नोड। इसका भी हम लोग जब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ना, तो ये बिल्कुल इससे मैच करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एंड एक जैसा है, भले ये नोड है, यहां पर दोनों एंड एंटी नोड बनेगा, बट दोनों एंड है एकदम एक जैसा ना, जैसा यहां पर है वैसा यहां पर है, तो सेम यहां दोनों एंड यहां पर भी एक जैसा है और यहां पर भी एक जैसा है। तो जैसा इसका फ्रीक्वेंसी का सीरीज चलता है वैसे इसका चलेगा। यहां एक नोड एक एंटी नोड, अलग अलग टाइप का एंड्स है, यहां पर भी है, तो इसका फ्रीक्वेंसी इसके साथ सीक्वेंस में रहेगा। जैसा सीक्वेंस यहां चलता था वैसा ही सीक्वेंस हम लोग को यहां पर चलते हुए दिखेगा। ठीक है, एक और बात यहां पर समझने का है, स्ट्रिंग में तो हम लोग खाली पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का बात करते थे, डिस्प्लेसमेंट वेव होता था। साउंड में दो प्रकार का वेव होता है, डिस्प्लेसमेंट वेव भी लिख सकते हैं और प्रेशर वेव भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट वेव को लेकर। यहाँ पार्टिकल के पास ऑसिलेट करने के लिए जगह नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड एंड है,
तो यहाँ नोड बना। किसका नोड? डिस्प्लेसमेंट का नोड। डिस्प्लेसमेंट का नोड बना, मतलब यहाँ वाला पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। अभी हम प्रेशर का नोड और प्रेशर के एंटी नोड पर भी बात करेंगे। पहले जरा इसका कैलकुलेशन देखते हैं, फिर आते हैं। तो जो क्लोज्ड एंड है वो डिस्प्लेसमेंट का नोड है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के पास ऑसिलेट करने के लिए स्पेस नहीं है। और जो खुला वाला एंड है वो एंटी नोड है। तो अब इन दोनों को एंटी नोड बनाते हुए सबसे पहला स्टैंडिंग वेव का पिक्चर क्या बना सकते हैं? ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, तो कुछ ऐसा फोटो बन सकता है। नेक्स्ट फोटो बनाना हो, एक लूप बीच में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फोटो बनाना है तो एक और लूप बढ़ जाएगा। रस्सी का दोनों एंड जब एक जैसा होता था तो उसमें फ्रीक्वेंसी नेचुरल नंबर के रेशियो में चलता था। देखते हैं यहाँ पर ये वाला लेंथ कितना है? λ/4 λ/4, तो पूरा λ/2 हो गया। λ/2 इक्वल टू एल। देखना पूरा कैलकुलेशन वैसा ही चलने वाला है। लैम्डा इक्वल्स टू 2l। तो पहला वाला फ्रीक्वेंसी v/λ1 दैट इज v/2l। v साउंड का स्पीड हो गया, जो भी होगा। ये लेंथ कितना है? λ/2 प्लस λ/4 प्लस λ/4, ये हो गया लैम्डा। ये पूरा लेंथ लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू एल। तो f2 v/λ2 दैट इज v/l। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स v/2l। कंपैरिजन के लिए ये v/2l है, ये उसका दुगना हो गया। यहाँ पर ये कितना है? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लैम्डा हो गया और बाकी बचा हुआ λ/4 प्लस λ/4, तो ये 3 λ/2। दिस इज इक्वल टू एल। तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 2l/3। फ्रीक्वेंसी f3 v/λ3, तो ये हो जाएगा 3v/2l। इस तरह से और आगे लिखेंगे तो यही सीरीज चलते जाएगा। तो f1 is to f2 is to f3, 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5 और आगे जितना भी चलेगा सब नेचुरल नंबर के रेशियो में चल रहा है। और नेमिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल का 2 गुना है तो ये कहलाएगा सेकंड हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन ये क्या कहलाएगा? थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। वही नेमिंग जैसा पहले चला करता था। फंडामेंटल वाला याद रखेंगे कि फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी v/2l के बराबर होता है। और रेशियो याद है तो अब आगे हम लोग किसी भी मोड का फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, एनी हार्मोनिक कोई सा भी हो उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी या कोई भी ओवरटोन है उसका फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी याद है और रेशियो याद है। अब हम लोग आते हैं कि भाई प्रेशर का क्या हो रहा होगा।
एक चीज़ हम लोग को याद होगा कि जहाँ पर जब हम लोग वेव का इक्वेशन देख रहे थे तो वेव के इक्वेशन में हम लोग एक चीज़ देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में π/2 का फेज डिफरेंस था। एक में साइन का इक्वेशन बना था तो एक में कॉस का। तो अब क्या है कि जब हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये किसका है? ये है डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडिंग वेव ना, डिस्प्लेसमेंट स्टैंडिंग वेव है ये। अगर इसी का हम प्रेशर वाला फोटो बनाए तो क्या है कि π/2 का फेज डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर तुमको डिस्प्लेसमेंट का नोड दिख रहा है वहां प्रेशर का एंटी नोड होगा, और जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड दिख रहा है वहां प्रेशर का नोड होगा। बस सीधा उल्टा कर देते हैं, काम हो जाएगा। मतलब अगर हम इस यही सेम का अगर हम प्रेशर वाला फोटो बनाएंगे तो ये जो दोनों क्लोज्ड एंड है ये नोड की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये भी समझाते हैं क्या है। ये ऐसा फोटो बनाएंगे, ये दोनों एक ही चीज है, बस ये डिस्प्लेसमेंट वाला फोटो बनाया गया और ये प्रेशर वाला। ये नोड है, ये नोड है। ये प्रेशर स्टैंडिंग वेव। तो हम लोग आगे जितना भी फोटो बनाने वाले हैं सब डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बनाने वाले हैं। और प्रेशर का अगर कभी बनाना हो तो बस ध्यान रखना कि नोड की जगह एंटी नोड, एंटी नोड की जगह नोड। ओपन एंड नोड की तरह बिहेव कर रहा है। अब नोड का मतलब क्या है? नोड का मतलब जहां कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। नोड मतलब यहां बात करें तो नोड किसको हम लोग बोलते हैं? नोड मतलब जहां पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं हो रहा है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है वहां पे। तो नोड वो पॉइंट है जहां कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो क्या है ना, ओपन एंड जो है, पाइप का ओपन एंड प्रेशर का नोड बना है, इसका मतलब यहां प्रेशर का वेरिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाहर से तो ओपन एटमॉस्फेयर चालू हो गया। जहां एंड खुल रहा है इसके बाद से ओपन एटमॉस्फेयर है। ओपन एटमॉस्फेयर है तो क्या हो रहा है कि वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, प्रेशर का वेरिएशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? प्रेशर का नोड। जहां हम लोग प्रेशर का एंटी नोड बोल रहे हैं, प्रेशर का एंटी नोड मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड मतलब वहां का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो प्रेशर का एंटी नोड मतलब वहां प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम है। समझ में आया? जैसे कि जब आगे अभी हम लोग क्लोज्ड एंड का बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का नोड है, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेरी नहीं कर रहा, लेकिन ये प्रेशर का एंटी नोड है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला पार्टिकल कंस्ट्रेंट में है, यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा वेरी कर रहा होगा। यहाँ उसको मतलब ये जब ऐसे बनता है, ठीक है, ये वाला तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया तो यहाँ का प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है, और यहाँ वाले को फैलने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर का वेरिएशन हो रहा होगा। स्ट्रेन यहाँ सबसे ज़्यादा है, डेल्टा V/V। तो ये मतलब हुआ। तो कभी भी ऐसा हमको अगर प्रेशर वाला फोटो बनाना होगा या प्रेशर वाला फोटो दिया होगा तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड केस का। केस 2, क्लोज्ड एट वन एंड।
ये हो गया क्लोज्ड एट वन एंड, एल लेंथ का ट्यूब है। तो अब ये नोड और ये एंटी नोड, पहला फोटो ऐसा बनेगा। अगली बार एक लूप इंसर्ट कर देते हैं, एक और लूप, ये लेंथ कितना है, λ/4, तो लैम्डा इक्वल्स टू 4L, पहला वाला फ्रीक्वेंसी v/λ, मतलब v/4L के बराबर। सेकेंड वाले केस में ये कितना है, λ/2 प्लस λ/4, तो 3λ/4 इक्वल टू L। लैम्डा इज 4L/3, F2 v/λ2, 3v/4L। ये वाला लैम्डा प्लस λ/4, दिस इज 5λ/4 इक्वल टू L। लैम्डा इज 4L/5, F3 v/λ3, that is 5v/4L। फ्रीक्वेंसीज का रेशियो अगर लें, F1 is to F2 is to F3, तो ये 1 is to 3 is to 5 ऑड नंबर के रेशियो में चल रहा है। नाम सबका वैसे ही है जैसा पहले दिए थे, इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, और सेकेंड नहीं, 3 गुना है ये, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, ये वाला फिफ्थ हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा, सेकेंड ओवरटोन। ये नोड है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये प्रेशर का एंटी नोड रहेगा। ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, तो ये प्रेशर का नोड रहेगा। प्रेशर नोड मतलब जहां प्रेशर का वेरिएशन नहीं हो रहा है, प्रेशर एंटी नोड मतलब जहां प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम है, प्रेशर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो ये 2 टाइप का सिचुएशन पॉसिबल है ऑर्गन पाइप में। ऑर्गन पाइप में ये हो गया साउंड का स्टैंडिंग वेव। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्ट्रिंग वेव वाले केसेस में था। चलते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे एंड करेक्शन। एंड करेक्शन। अभी एंड करेक्शन क्या चीज़ है? जैसे साउंड का जो हम लोग स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं, तो हम लोग ये नोड, ये एंटी नोड, हम लोग बोले कि ये वेव यहाँ तक है। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि रस्सी अगर है तो रस्सी में बाउंड्री एकदम पता है। मान लो ये ऐसा है फिक्स्ड एंड फ्री एंड वाला, तो यहाँ पे रस्सी खत्म मतलब मीडियम खत्म। इधर तो इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, तो साउंड वेव एग्जैक्टली यहाँ पर जाकर खत्म नहीं होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ। ये एंटी नोड है, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला है। तो ये एकदम यहाँ जाकर ये वेव खत्म नहीं होता, ये थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर बाउंड्री नहीं है, मीडियम आगे तक एक्सपेंडेड है। रस्सी में तो क्या है कि यहाँ रस्सी खत्म, इसके आगे रस्सी नहीं है, तो ये एग्जैक्टली यहीं खत्म होना है।
स्टैंडिंग वेव को। यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब देखा गया तो देखा गया कि थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। कारण कि मीडियम का एग्जैक्ट यहाँ पर शार्प बाउंड्री नहीं है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं एंड करेक्शन। तो ये फोटो जो एक्चुअली में हम लोग बनाएंगे ये कुछ इस तरह का बनता है, स्लाइटली एक्सटेंड हो गया। तो ये वाला लेंथ हो गया L और बाहर की तरफ जो गया वो E हो गया। तो इसके लिए अब हम लोग लिखेंगे तो ये λ/4 जो है वो L के बराबर नहीं है, L + E है। यही E जो है ये कहलाएगा एंड करेक्शन। ओपन एंड वाले में बात करें जिसमें दोनों एंड ओपन है, इसमें ये वाला चीज हम लोग को दोनों तरफ देखने को मिलेगा। इसमें दोनों तरफ एक्सटेंड हो गया। इसमें इक्वेशन लिखेंगे तो ये λ/2 इज इक्वल्स टू L + 2E। E हो गया एंड करेक्शन। अच्छा, E का जो वैल्यू है ना वो ऑर्गन पाइप के डायमीटर पर डिपेंड करता है। E का वैल्यू हम लोग 0.3D या 0.6R, एक ही बात है। D डायमीटर है, R रेडियस है। R क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप। D क्या है? डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप। तो अब ऑर्गन ये जो एंड करेक्शन है उसका वैल्यू हम लोग को पता है, अगर रेडियस या डायमीटर पता है तो हम लोग एंड करेक्शन का वैल्यू लिख सकते हैं। अब जब भी साउंड का स्टैंडिंग वेव का बात हो रहा है ऑर्गन पाइप में, तो हमको एंड करेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इसके पहले हम लोग सारा कैलकुलेशन बिना एंड करेक्शन के किए हैं। तो क्या एंड करेक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे? तो जवाब है मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करेंगे। मैक्सिमम टाइम नहीं होता है जब उसको एंड करेक्शन कंसिडर करवाना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बनाने वाले को, तो वो उसमें तुमको हिंट देगा। हिंट किस तरीके से हो सकता है? या तो वो डायरेक्टली बात कर लेगा, एंड करेक्शन पूछ लेगा, बता देगा ऐसा, और नहीं तो वो बहुत चालाकी से तुमसे बोलेगा कि कहीं पर ट्यूब के डायमीटर या रेडियस का जिक्र कर देगा। ट्यूब के रेडियस का जिक्र अगर हो गया सवाल में, इसका मतलब वो चाहता है कि तुम एंड करेक्शन कंसिडर करो, क्योंकि पूरे कैलकुलेशन में, पूरे स्टैंडिंग वेव के कैलकुलेशन में ऑर्गन पाइप के डायमीटर या रेडियस का कोई यूज नहीं था। यूज कहां पर है? ये एंड करेक्शन में। तो अगर सवाल में ऑर्गन पाइप के डायमीटर या रेडियस का वर्ड भी आ जाता है कि अब ऑर्गन पाइप ऑफ सर्टेन डायमीटर या सर्टेन रेडियस, भले वो रेडियस दे भी नहीं, जिक्र भी आ जाता है, इसका मतलब वो चाहता है कि तुम एंड करेक्शन कंसिडर करो। तो 99% टाइम हम लोग ये यूज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि 99% क्वेश्चंस में ये नहीं पूछा जा रहा होगा, सीधा बिना एंड करेक्शन के बात कर रहे होंगे। और जब एंड करेक्शन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन में उसका हिंट जो है वो हम लोग को मिल चुका होगा। हेडिंग डालते हैं, रेजोनेंस ट्यूब। अब ये रेजोनेंस ट्यूब क्या है? जैसे स्ट्रिंग वेव का प्रैक्टिकल करने का डिवाइस था सोनोमीटर। सोनोमीटर क्या था? उससे हम लोग स्ट्रिंग वेव का जो स्टैंडिंग वेव है उसका प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं। तो साउंड वेव के स्टैंडिंग वेव का प्रैक्टिकल का डिवाइस है रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब के थ्रू हम लोग साउंड का स्टैंडिंग वेव स्टडी करते हैं। रेजोनेंस ट्यूब।
रेजोनेंस ट्यूब एक सिंपल सा ट्यूब है और इसमें क्या करते हैं, पानी भर दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर खाली छोड़कर पानी भर दिया गया है। तो अब ये जो पोर्शन है ये एक ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा है, क्लोज्ड एट वन एंड, दूसरा एंड ओपन। अब क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क लाते हैं इस टाइप का, कभी देखे होगे इस टाइप का ये रहता है, ये इसका हैंडल और ये इसका प्रोंग कहलाता है, ये जो आर्म्स है इसको हम लोग पकड़ के ऐसे कहीं स्ट्राइक करेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और उससे ये साउंड वेव जनरेट करेगा। तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव जनरेट करने का सोर्स है। तो क्या किए, इसको ऐसे कहीं से स्ट्राइक किए तो ये प्रोंग ऑसिलेट करने लग गया, यहाँ पर ले आए तो इससे साउंड जनरेट हुआ, ये साउंड ऐसे ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होके आया, तो ये साउंड गया और रिफ्लेक्ट होके आया, तो दो साउंड वेव का सुपरपोजिशन हुआ ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना रहे हैं, ये इसको पकड़ा स्ट्राइक किया, ये क्या है, सोर्स है, ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है सोर्स है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड सोर्स, साउंड जनरेट करने के लिए। तो इसको ऑसिलेट करके यहाँ लाया गया तो ये साउंड इधर भेज रहा है और टकरा के वापस आ रहा है, तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, दो वेव जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है मिला, यहाँ स्टैंडिंग वेव बन गया। अब तो हम लोग यहाँ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसका एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है, उसी फ्रीक्वेंसी पे ये ऑसिलेट करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पानी का लेवल ऊपर नीचे करते हैं जब तक कि यहाँ पर एक परफेक्ट स्टैंडिंग वेव ना बन जाए। पता कैसे चलेगा परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनेगा, जैसे ही ये इसका लेंथ स्टैंडिंग वेव बनने के लिए सफिशिएंट